आज की कहानी मेरी ऑल टाइम फेवरेट हॉरर स्टोरी है। जी हाँ, एक ऐसा डब्बा जो जिसके पास भी गया उसकी जिंदगी को नरक बना डाला। क्या थी इसकी पूरी कहानी और क्या क्या इस डब्बे ने किया था, आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और उससे पहले, मेरा नाम है विकी, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। सन 2003 में पोर्टलैंड के मेनलैंड गेटवे ब्रिज के बराबर में केविन मेसिन नाम के एक आदमी की एंटीक शॉप हुआ करती थी। एंटीक शॉप आप भी समझते हैं ना, जहां पर ऐतिहासिक चीजें वगैरह मिलती हों। पॉन स्टार्स जो आता था शो, आपने देखा हो, तो बिल्कुल वैसी ही एक शॉप थी और वो उसे आराम से चला रहा था। अब उसे अपनी दुकान में माल भरने के लिए लोगों के घरों में भी जाना पड़ता था और साथ ही वो नीलामियों में भी जाया करता था। किसी भी पुरानी चीज की नीलामी होती तो वो तुरंत पहुंच जाता। और ऐसी एक ऑक्शन लगी उसके घर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक महिला के घर में, और वो महिला जस्ट मर गई थी और उसके बच्चों ने उसके सामान की सारी नीलामी कर डाली। और इस नीलामी में बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे और इसी नीलामी में जब तीसरी चौथी बोली लगी तो वहां पर एक डिबिक बॉक्स सामने आया बिकने के लिए। और जैसे ये डिबिक बॉक्स सामने आया बिकने के लिए तो सभी ने इसके ऊपर भी बोलियां लगानी शुरू करी। किसी को पता नहीं था कि एक्चुअल में ये चीज़ होती क्या है, किसी को अंदाज़ा ही नहीं था और यहाँ केविन को भी अंदाज़ा नहीं था। तो केविन ने भी उस डिबिक बॉक्स के ऊपर अपनी एक बोली लगाई और कमाल की बात ये थी कि केविन वो बोली जीत गया। और फाइनली अब वो जो डिबिक बॉक्स था वो केविन का हो चुका था। केविन बहुत खुश था कि शुक्र है उसको अपनी दुकान के लिए कुछ आइटम तो मिला। वो जाकर इसे दुकान पर साफ सफाई करके इसकी अच्छे से सजा कर रखेगा और अच्छा प्रॉफिट कमाएगा। तो इस ऑक्शन का एंड होते होते उसने अपने डिबिक बॉक्स को पैक करवाया और अपने गाड़ी में लोड किया और अपनी गाड़ी से सीधा अपनी दुकान पर जा पहुंचा। उसकी दुकान में एक जेन नाम की लड़की काम किया करती थी और जेन बहुत मेहनती थी और अपने मालिक के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार थी। तो यहाँ केविन अपने उस बॉक्स को लेकर तुरंत अपनी दुकान पर पहुंचा और उसकी दुकान कुछ ऐसी थी जैसे खोलते हैं तो शीशे का गेट और सामने जाकर बेसमेंट का भी गेट वहीं से बना हुआ है और बेसमेंट के गेट के ऊपर भी शटर वगैरह लगा हुआ है ताकि कोई नीचे आसानी से ना जा सके। उसकी दुकान बेसमेंट से अटैच थी। तो उसने सीधा तुरंत जेन से कहा कि वो डब्बा मेरे उतरवाने में मदद करो, साथ में मैं खरीद कर लेके आया हूँ। जेन दुकान से बाहर आई और दोनों ने मिलकर गाड़ी से वो डब्बा उठाया और सीधा बेसमेंट में लेकर गए। तो वहाँ बेसमेंट में लेकर जाने के बाद केविन ने कहा ठीक है जाओ तुम ऊपर अपना काम कर लो। और यहाँ केविन अब उस डब्बे के लिए जगह बना रहा था। नीचे शेल्फ वगैरह लगे हुए थे, रैक वगैरह लगे हुए थे, अलग अलग चीज़ें बेसमेंट में पड़ी हुई थी पुरानी और उनमें अब वो जगह बना रहा था कि इसकी साफ़ सफाई करनी है जल्दी ही, लेकिन कुछ टाइम के लिए इसको यहीं पर थोड़ी देर रख देते हैं, बाद में इसे देखेंगे। तो नीचे उसने अपनी जगह बना दी और यहाँ पर वो बाहर आया अपने बेसमेंट से और जाकर अपनी दुकान के बराबर में एक दोस्त को बताया कि वो आज एक डिबिक बॉक्स खरीद कर लेकर आया है। और जैसे ही उसने अपने दोस्त को बताया कि वो डिबिक बॉक्स लेकर आया है, उसका दोस्त पागल हो गया। उसके दोस्त को उसके पीछे की सच्चाई पता थी। तो उसने सीधा केविन से पूछा कि क्या तुम्हें पता है डिबिक बॉक्स क्या होता है? उसने कहा नहीं, मुझे जस्ट पुराना लगा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तो उसने सब कुछ केविन को उसके बारे में बताया कि जूइश कम्युनिटी में डिबिक बॉक्स एक बहुत ही बदनाम चीज़ मानी जाती है। ये माना जाता है कि ये चीज़ वही है जिससे हम भूत प्रेतों से बात करते हैं, भूत प्रेतों से कांटेक्ट रखते हैं। तो यहाँ केविन को उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने कहा अच्छा, वो उस चीज़ पर हंसने लगा और उसका मजाक बनाने लगा। लेकिन यहाँ अब चीज़ें बदलने वाली थी। अब यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ कि असल में एक डिबिक बॉक्स दिखता कैसे है। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये एक असली डिबिक बॉक्स की पिक्चर है। और असल में यहाँ होता यह है कि अलमारी की तरह इसका जो दरवाजा है वो खुलता है। 2 फुट इसकी लंबाई होती है, 1 फुट इसकी चौड़ाई होती है। और जैसे ही हम इसके दोनों ऊपरी दरवाजों को खोलते हैं तो इसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया होता है कि ऊपर वाले दरवाजे खोलते ही नीचे वाला जो स्लाइडर ड्रॉर है वो भी अपने आप साथ में खुल जाता है। तो यहाँ ये बहुत ही कमाल का मैकेनिज्म था जो कि सदियों पहले इस दुनिया के अंदर बनाया गया था। लेकिन क्यों बनाया गया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। असल में एक डिबिक बॉक्स वाइन रखने के लिए सबसे बेस्ट जगह हुआ करती थी पुराने जमाने में। लोग इसके अंदर अपनी दारू की बोतलें रखते थे और ये जो स्लाइडर है ना, ये जो खुलता है, इसके अंदर वो अपना चखना वगैरह शायद रखते होंगे, क्योंकि हो सकता है जैसे उन्होंने ऊपर वाला दरवाजा खोला उनको अपनी दारू की बोतल मिली और अपने आप नीचे वाला स्लाइडर भी खुल गया और उसके अंदर से उन्होंने चखना उठाया और जस्ट बैठ गए। लेकिन यहाँ अब सब कुछ पलटने वाला था क्योंकि डिबिक बॉक्स अब
केविन की बेसमेंट में आ चुका था। यहाँ केविन भी अब अपने डिबिक बॉक्स को देखने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो चुका था, तो वो सीधा अपने दोस्त की दुकान से निकलकर अपनी बेसमेंट में गया और उसने अपने जाकर डिबिक बॉक्स को अच्छे से देखा। उसने सोचा कि इसके अंदर ऐसा क्या खास है जो लोग इससे डरते हैं। तो यहाँ उसने अपने वाले डिबिक बॉक्स को खोलना चाहा, लेकिन वो नहीं खुला क्योंकि वो लॉक था और उसकी चाबी ऑक्शन में उसे नहीं मिली थी। तो उसने तुरंत अपने दुकान में ही रखा एक पेचकस उठाया और पेचकस को जो ताला होता है उसके ऊपर अटका कर पीछे से हथौड़ियां मारी और वो ताला टूट गया। वो तोड़ते ही जैसे उसने वो खोला और वो 2 दरवाजे खुलते ही नीचे से स्लाइडर भी बाहर आया। उसको अंदर अपने डिबिक बॉक्स में 2 सिक्के मिले जो कि 1920s के थे। इसके अलावा उनको वहां बालों के गुच्छे मिले और इसके अलावा उन्हें उसके अंदर 2 कैंडल यानी कि मोमबत्ती मिली जिन्हें कभी ना कभी यूज किया गया था। लेकिन यहाँ डिबिक को ये लग रहा था कि ये जो चीजें उसे यहाँ मिली हैं ये जरूर उस बूढ़ी माता की होंगी जिनकी हाल ही में मौत हुई है और उनकी सेंटिमेंट्स के लिए वैल्यूएबल होंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। और जस्ट उसने वो वहीं की वहीं रखा और वापस उसके दोनों दरवाजे बंद किए। स्लाइडर डोर अपने आप बंद हो गया और वो जस्ट अपनी दुकान में ऊपर आ गया और काम धंधा करने लगा। अब यहाँ अगला दिन आ गया, सब कुछ सही चल रहा था। जेन और केविन अपनी दुकान पर काम कर रहे थे। तभी दोपहर के टाइम पर केविन ने जेन से कहा कि मैं घर जाकर आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेकर आना है, तो तुम आराम से दुकान को संभालो। जेन ये पहले भी काम कर चुकी थी, वो अकेले इस दुकान को संभाल लेती थी, तो उसने कहा ओके सर आप जाइए। तो जैसे ही केविन दुकान से बाहर निकला, अपनी गाड़ी में बैठा और वो घर चला गया और यहाँ पीछे से जेन ने दुकान का जो मेन गेट था उसे बंद कर लिया और अंदर से लॉक कर लिया, क्योंकि उसको बेसमेंट में नीचे जाकर कुछ चीज़ें उठाकर लेकर आनी थी जिन्हें वो साफ सफाई करके यहाँ दुकान में डिस्प्ले पर लगाने वाली थी। तो उसने सोचा कि जब वो नीचे होगी तो क्यों ना वो दुकान को अंदर से बंद कर दे ताकि कोई कस्टमर अंदर ना आ पाए। तो उसने सीधा ऐसे ही किया, वो जस्ट गेट बंद करके वो नीचे गई और नीचे जाने के बाद वो जस्ट अपने जो रैक्स से वहाँ पर जो सामान रखा हुआ था उनके अंदर चीज़ों को ढूंढने लगी। यहाँ 2-3 उसने ट्यूबलाइट जलाई नीचे बेसमेंट में देखने के लिए, और जैसे ही वो सामान को ढूंढ रही थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई देख रहा हो, लेकिन यहाँ उसका ये वहम था। उसने जस्ट पीछे मुड़ के देखा, उसे कुछ नहीं दिखा, जिसके बाद वो तुरंत अपने काम धंधे में लग गई और चीज़ों को उठा कर एक जगह इकट्ठा करने लगी। जो टेबल थी बीच में रखी हुई थी बेसमेंट के, उस टेबल पर चीज़ों को रखने लगी और जस्ट उसका प्लान था कि वो भी इन चीज़ों को यहीं बैठकर साफ करेगी और ऊपर ले जाकर डिस्प्ले में लगा देगी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है और उसके पीछे खड़ा होके सांसें ले रहा है। ये चीज़ क्या थी? उसने फिर एक बार घूम के देखा और फिर उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने कहा कि चलो ये जरूर मेरा वहम ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने फिर काम धंधे में लगी रही, लेकिन तीसरी बार फिर उसे ये चीज़ महसूस हुई कि कोई है जिसने उसके अभी अभी कंधे के ऊपर हाथ रखा है। उसने ऐसे करके तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए, लेकिन उसका हाथ पकड़ में नहीं आया, जस्ट उसे फील हो रहा था कि उसके कंधे पर किसी का हाथ जरूर है। जस्ट उसने ऐसे किया और पीछे मुड़ने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी उसे कुछ पीछे दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब की बार वो श्योर हो चुकी थी कि कोई यहाँ पर जरूर है। और ये इंसिडेंट हुए अभी 2-3 सेकंड भी नहीं बीते थे कि तभी उसकी जो बेसमेंट में ट्यूबलाइट्स लगी हुई थी 2-3 और 2-3 बल्ब लगे हुए थे, उनमें से एक एक करके अब वो बंद होने लगे थे। जी हाँ, बंद होने लगे थे और यहाँ तक कि 2 बल्ब तो फूट गए थे उसकी आंखों के सामने। ये भी देखकर उसे कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लगा। उसे लगा कि शायद हो सकता है लाइट जो है वो तेज या कम आ गई हो और उसकी वजह से यहाँ दिक्कत हो रही हो, तो वो वहाँ से बाहर निकलने का सोचती है और जस्ट देखती है कि क्या बेसमेंट में कोई और एक्स्ट्रा बल्ब वगैरह पड़े हों तो वो चेंज कर दे। तो किस्मत से उसको बेसमेंट के बीच में रखी हुई टेबल में 2-3 बल्ब मिल गए। उसने वो ड्रॉअर खोला और वहाँ से बल्ब निकाल कर अपना जला दिए। तो यहाँ वो जैसे ही बल्ब वगैरह बदल रही थी तभी उसे एक बहुत तेज चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। जी हाँ, उसकी ही बेसमेंट में कोने में रखी हुई कुछ वुडन की चीज़ें थी जो एकदम से एक ही झटके में एक साथ नीचे आ गिरी थी और उसकी बहुत तेज आवाज़ जेन ने सुनी। ये सुनते ही वो और ज़्यादा डर गई और वो सीधा अपने बल्ब को लगाकर देखने गई कि आखिर वहाँ पर है कौन जो इन चीज़ों को नीचे गिर रहा है। तो वहाँ से उतरकर नीचे गई और अब क्योंकि पता है आपको ट्यूबलाइट्स वगैरह तो वहाँ जल नहीं रही थी, तो अंधेरा कम था, तो अंधेरे में ही वो ढूंढती ढूंढती आगे जा रही थी और तभी उसको पीछे से किसी ने धक्का मारा। धक्का मारते ही वो पीछे मुड़कर देखने लगी कि आखिर है कौन यहाँ पर जिसने मुझे अभी अभी धक्का मारा है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं दिखा। और इसके बाद तो पूरी की पूरी बेसमेंट में हल्ला मच गया। वो अकेली और उसके आसपास मौजूद सारा सामान ऊपर नीचे आगे पीछे उड़ उड़ कर इधर उधर गिरने लगा। ये देखकर
वो और ज़्यादा डर गई, वो बिल्कुल घबरा गई और उसने वहाँ से निकलने का सोचा। उसने सोचा कि वो तुरंत यहाँ से बाहर निकलकर दुकान से भी बाहर निकल जाती है। और जैसे ही उसने बेसमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ी ऊपर वापस जाने के लिए, उसने देखा कि उसकी बेसमेंट का जो डोर था उसका भी शटर किसी ने बंद कर दिया है और वो शटर भी बंद हो चुका है। ये कैसे हो सकता था? उसने तो जस्ट उसका गेट बंद करके वो नीचे आई थी। इसका जो शटर था उसने वो बंद नहीं किया था और कोई आकर कर भी कैसे सकता है, क्योंकि उसने दुकान तो अंदर से बंद की हुई है और केविन के अलावा कोई अंदर आ ही नहीं सकता क्योंकि उसी के पास चाबी है दूसरी दुकान की। और ये कोई आकर अब कैसे बंद कर गया? खैर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं उसे खोल लेती हूँ। तो जैसे ही उसने वो पहला जो दरवाज़ा लगा हुआ था बेसमेंट का वो खोला और सोचा कि शटर उठा देती हूँ, लेकिन वो शटर नहीं उठा। वो शटर वहीं पर जाम हो चुका था। वो उसको पीटने लगी, शटर को ज़ोर ज़ोर से हड़बड़ाहट में पीटने लगी, मारने लगी और चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। लेकिन उसकी ना ही कुछ कोई सुनने वाला था और ना ही उसको अब समझ आ रहा था कि वो क्या करे। नीचे का सामान अभी भी उथल पुथल हो रहा था। उसे और ज़्यादा देखकर डर लगने लगा, जिसके बाद उसे ध्यान आया कि क्यों ना वो अपने मालिक केविन को फ़ोन करे। उसने तुरंत केविन से बात करने के लिए फ़ोन निकाला, फ़ोन नंबर डायल किया और कानों पर लगाया। और जस्ट इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, नीचे से बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी सामान के गिरने की और वो आवाज़ें केविन तक पहुँच गई। केविन ने जैसे ही फ़ोन उठाकर हेलो बोला तो वो आवाज़ें सुनकर वो हैरान हो गया और वो पूछने लगा कि तुम कहाँ हो, ऐसे इतने शोर कैसे आ रहा है? बाहर आओ इस शोर से और मुझसे बात करो, क्या हुआ है? तो जेन यहाँ समझाती है कि सर मैं यहाँ बेसमेंट में लॉक हो गई हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, यहाँ अपने आप सारा सामान ऊपर नीचे उड़ रहा है। तो केविन अब वापस आ ही रहा था अपनी दुकान पर, तो वो कुछ ही मिनटों दूर था। तो उसने कहा ठीक है तुम रुको वहीं पर, मैं अभी 2 मिनट में आया। तो वो सीधा अपनी गाड़ी लेकर दुकान पर पहुंचा और जस्ट उसने गाड़ी बाहर पार्क करी। गाड़ी से बाहर निकलकर उसने अपने जो दुकान का मेन गेट था वो चाबी से खोला और अंदर आया। जिसके बाद उसने जो बाहर से उस शटर को लॉक किया गया था बेसमेंट को, उसके शटर को खोला और खोलने के बाद उसने शटर उठाया और फाइनली सामने जो दूसरा गेट था, सेकेंडरी गेट, खोलते ही सामने जेन जो है वो बहुत ही बदहवास हालातों में बैठकर रो रही थी। ये देखकर केविन बहुत ज्यादा डर गया और उसने जेन को संभाला और पूछा कि जेन आखिर यहाँ हुआ क्या है तुम्हारे साथ, तुम इतना क्यों रो रही हो? और जैसे ही उसने अपना मुंह घुमाया और सीढ़ियों के नीचे देखा तो उसने बेसमेंट का हाल देखकर अपना सिर पकड़ लिया। उसने कहा कि ये आखिर हुआ क्या है हमारी बेसमेंट के साथ, आखिर यहाँ कौन है? तो यहाँ जेन ने कहा कि सर नीचे कोई तो जरूर है जिसने ये सारा कुछ किया है और मुझे इतने बार धक्के मारे हैं कि मुझे कई जगह चोट लग चुकी है। और यहाँ जेन सच बोल रही थी, उसकी कमर पर, उसके कंधों पर और उसके चेहरे पर भी कई जगह चोटों के निशान थे। इससे निपटने के लिए केविन अब जोश जोश में बाबूजी बन जाता है और कहता है कि ठीक है मैं नीचे जाकर देखता हूँ अगर ऐसी कोई बात है तो वो भी अपनी छोटी सी टॉर्च लेकर ऊपर से टॉर्च उठाई उसने और टॉर्च को लेकर नीचे की तरफ गया। डर तो उसे भी लग रहा था ये सब कुछ चीज़ें देखकर, लेकिन फिर भी बाबूजी भी तो बनना था। तो नीचे बाबूजी बनकर वो गया और पूरी बेसमेंट को देख कर आया, लेकिन कुछ नहीं मिला। यहाँ जेन को आकर वो बोलने लगा कि जेन सच सच बताओ नीचे हुआ क्या है? जेन बोली कि मालिक मैंने जो बताया है आपको वही हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मैं यहाँ विक्टिम हूँ और आप मुझसे ही पूछ रहे हो। तो यहाँ 1-2 बार और पूछने के बाद यहाँ केविन को जेन पर ही शक होने लगा कि कहीं ये छुट्टी वगैरह लेने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं कर रही, या फिर हो सकता है इसे अपनी नौकरी प्यारी ना हो। तो यहाँ जेन से उसने कहा कि जेन कहीं तुमने ही तो ये सब कुछ नहीं किया, जस्ट ड्रामा कर रही हो। तो यहाँ जेन को गुस्सा आ गया और जेन ने उसे गालियाँ देते हुए उसकी नौकरी उसके मुंह पर मारी। उसने कहा कि रखो अपनी नौकरी और निकल गई। वो उसे गालियां देती हुई वहां से निकली थी और अपने घर जाकर आराम से रहने लगी। यहाँ पर जेन के साथ घटनाएं खत्म हो जाती हैं और अब यहाँ बारी आती है केविन की। अभी तक भी केविन को कुछ ये लग नहीं रहा था कि जेन के साथ जो जो कुछ हुआ था उसका लेना देना कहीं डेविड बॉक्स से हो सकता है। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन और बीत गए। कुछ दिनों बाद केविन की माता को उसकी दुकान पर आना था कुछ चीज़ें देखने के लिए। कोई बढ़िया चीज़ अगर आई हो तो केविन की माता दुकान पर आई और वो भी सीधा नीचे बेसमेंट में गई। बेसमेंट में वो इधर उधर रैक पर रखी हुई चीज़ों को देख रही थी और तभी उसके सामने वो डिबिक बॉक्स आ गया। डिबिक बॉक्स को देखते ही वो कुछ नहीं बोली। केविन सामने ही खड़ा था, वो कुछ नहीं बोली। डिबिक बॉक्स को देखकर वो जस्ट साइड में रखी कुर्सी के ऊपर आराम से गिर गई। गिरने के बाद वो बेहोश हो गई और तुरंत केविन ने देखा पीछे मुड़कर कि उसकी माँ को क्या हुआ है। केविन सीधा अपनी माँ के पास गया, हिलाने लगा, पानी वगैरह उनके ऊपर डाला, लेकिन उनको होश नहीं आया। उसने तुरंत हेल्पलाइन को फ़ोन किया और पैरामेडिक्स वाले तुरंत वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने बताया कि यहाँ तुम्हारी माता को
लकवा मार गया है और वो पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी हैं। तुरंत केविन की माता को वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया और किस्मत से वो अभी तक होश में थी। उनको बहुत तेज सदमा लगा था। अब यहाँ पर उनको सदमा क्या लगा था? क्या वो डेबिक बॉक्स से ही सदमा लगा था? तो जवाब है हाँ। वो डेबिक बॉक्स को देखकर इतना ज़्यादा घबरा गई कि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उन्हें इस डेबिक बॉक्स की असल सच्चाई पता थी कि ये असल में क्या कर सकता है और ये क्या है। अब यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचते ही केविन की माँ जो बेड पर लेटी हुई है और डॉक्टर्स भी खड़े हैं साइड में और केविन भी खड़ा है और सिर्फ इशारों में, आंखों के इशारों में, ना ही उनका हाथ पैर हिल सकते थे, ना ही वो कुछ मुंडे वगैरह हिला सकती थी, ना ही वो बोल सकती थी। वो जस्ट आंखों के इशारों में केविन को बार बार इशारा कर रही थी कि केविन उस डेबिक बॉक्स को वहाँ से निकाल दो, उसको वहाँ मत रखो। लेकिन यहाँ केविन भी बार बार उसको ऐसे ऐसे किए जा रहा है, लेकिन केविन को लग रहा था यहाँ पर कि वो ये बोलना चाह रही है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और यहाँ वो भी बार बार अपनी माँ को समझा रहा था, ठीक है माँ, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ उसने डॉक्टर से ये तक नहीं पूछा कि उनको ये सदमा एकदम से क्यों आया, जबकि वो तो बिल्कुल ठीक थी। जिसके बाद अब उसे थोड़ा सा महसूस हुआ कि जब से ये डेबिक बॉक्स उसकी दुकान में आया है, उसके घर वालों के साथ और उसकी जो दुकान के साथ भी बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। बेसमेंट वाला कांड उसे याद था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस बला को ही यहाँ से निकाल दूँ, जल्दी से जल्दी निकाल दूँ। तो उसने वो जस्ट अपनी बेसमेंट से वो डब्बा बाहर निकाला और अपनी दुकान के बाहर ले जाकर रख दिया और उसके ऊपर हैवी डिस्काउंट लगा दिया। बहुत जल्दी एक कपल वहाँ पर उसी दिन आया और उसने उस डेबिक बॉक्स को खरीद लिया। और यहाँ केविन बहुत खुश था कि उसके घर से वो बला निकल गई है और अब सब कुछ सही हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है सब कुछ सही हो भी गया। लेकिन सिर्फ 3 दिनों बाद ही जब वो अपनी दुकान पर पीछे की तरफ काम कर रहा था, उसकी दुकान काफ़ी लंबी थी तो वो पीछे की तरफ काम कर रहा था, तभी उसने सुना कि किसी ने उसकी दुकान का दरवाज़ा खोला है और बंद हुआ है, मतलब कि कोई ना कोई कस्टमर अंदर आया है। तो वो सीधा दुकान के अगले हिस्से में गया और अगले हिस्से में जाकर देखने के बाद उसे वहाँ कोई नहीं दिखा, लेकिन नीचे फर्श पर वो डेबिक बॉक्स वापस पड़ा हुआ था और उसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ था और उसमें लिखा था कि ये चीज़ हमारे काम की नहीं है, हमने इसे ले जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये चीज़ आप ही अपने पास रखो, हमें हमारा पैसा भी रिफंड नहीं चाहिए है। ये देखकर फिर से केविन ने माथा पकड़ लिया कि यार मुश्किल से तो मैंने इससे पीछा छुड़वाया था और अब ये वापस मेरे पास ही आ गया। जिस दिन वो कपल इस डेबिक बॉक्स को वापस उसकी दुकान पर छोड़ कर गए थे, उसी रात केविन अपने घर पर आराम से सो रहा था, उसका परिवार उसके साथ में मौजूद था। लेकिन रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास उसको एक बहुत गंदा सपना आया और उसके साथ क्या हुआ इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसको ये सपने में क्या आया था। जी हाँ, उसको लग रहा था कि वो बहुत ही एक अच्छे से गार्डन में घूम रहा है अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ और जैसे ही उसने गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा, वो गर्लफ्रेंड अपने आप ही उससे धीरे धीरे दूर जा रही है, जबकि वो उसके पैर जो है वो ज़मीन में जम गए हैं और वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा है। और उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो धीरे धीरे उससे दूर जाते जाते उसका हाथ जो है वो उसे छूट रहा है और धीरे धीरे वो दूर चली गई। और यहाँ अब उसको वो देख रहा है, वहाँ अंधेरा हो रखा है और वो अंधेरे में देख रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे दूर क्यों चली गई और वो खुद यहाँ से क्यों नहीं हिल पा रहा। और तभी उसने देखते देखते सामने से उसे रोशनी दिखाई देती है, 2 लाइट्स जैसी कुछ दिखाई देती हैं और वो लाइट्स एकदम से बंद भी हो जाती हैं। और तभी उसे दिखता है कि कोई काली रंग की चीज़ है, वो काले रंग का कोई इंसान सा लग रहा था जिसने ऊपर शाल वगैरह ओढ़ी हुई हो और वो उसके पास आ रहा है धीरे धीरे और वो उसे बार बार देख रहा है सपने में ही। और पास आते आते उसने देखा कि जब वो इंसान जो था वो एक महिला थी और वो जैसे ही उसके बहुत पास आ गई, 5-6 फीट दूर थी वो उससे, और जैसे वो उसके पास आई उसने अपना सिर उठाया और शॉल के अंदर से उसका सिर जो था वो अपने आप दिखने लगा। शॉल जो थी पीछे की तरफ सरक गई थी वो, और जैसे उसने उसका फेस देखा केविन की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि एक महिला का सर था और उसके जो स्किन थी वो अपने आप नीचे गिर रही थी, पिघल पिघल कर अपने आप ऐसे टुकड़े जो थे वो निकल रहे थे। और जस्ट उस महिला ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और जस्ट केविन के फेस को ऐसे नोचने लगी वो, और इतने में ही केविन की नींद खुल गई। ये बहुत भयंकर सपना देखकर केविन सोचने लगा कि ये अभी उसके साथ क्या हुआ है और मुझे पानी पी कर आना पड़ेगा। वो वहाँ से उठा और किचन की तरफ जाने लगा, तो लेकिन बीच में ही लॉबी में उसके घर में शीशा लगा हुआ था, तो जाते जाते उसकी नज़र शीशे पर पड़ गई। और हैरानी वाली बात ये थी कि जो निशान उसके सपने में उसके फेस पर बने थे वो असल में भी उसके मुंह पर, उसके कंधों पर और उसकी छाती पर बन चुके थे। ये देखकर केविन और ज़्यादा डर गया कि उसके साथ ये क्या हो रहा है।
उसने तुरंत अपने परिवार को जगाया और सब कुछ बताया। परिवार ने उसे शांत करके दोबारा सुला दिया। लेकिन यहाँ उसे नींद कहाँ आने वाली थी। वो उठा तुरंत और अपने कंप्यूटर पर गया और कंप्यूटर पर जाकर उसने ईबे पर इस डिबिक बॉक्स को सेल के लिए डाल दिया। और कमाल की बात यह थी कि इसके तो खरीदार भी तुरंत मिल ही गए। जैसे ही उसने डाला और वो जाकर सो गया, और जब वो उठा सुबह तो उसे मेल बॉक्स में एक सैम और ब्रायन नाम के 2 लड़कों का मेल आया हुआ था। उन्होंने बताया था कि वो दोनों एक साथ रहते हैं, मिजोरी में कॉलेज स्टूडेंट हैं और हॉस्टल में वो रहते हैं, और यहाँ पर वो इस डिबिक बॉक्स को मंगवाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ये चीज़ क्या है। तो यहाँ केविन तो पहले से ही तैयार था इसे छुटकारा पाने के लिए। उसने तुरंत उस डिबिक बॉक्स को पैक किया, बहुत अच्छे से पैक किया। उसको लग रहा था कि ये चीज़ सही सलामत बस उन तक एक बार पहुँच जाए, उसके बाद मेरी जिम्मेवारी ख़त्म है। तो उसने तुरंत उसको फिर अच्छे से पैक किया और जाकर उसे शिपिंग कंपनी में दे आया पहले दिन ही। और वो चीज़ अब शिप हो चुकी थी सैम और ब्रायन को। सैम और ब्रायन के पास 4 दिन बाद वो चीज़ पहुंची, और पहुंचने के बाद सैम जो था वो उस दिन घर पर हॉस्टल पर ही मौजूद था, जबकि ब्रायन उस टाइम पर अपने रूम में नहीं था और इंतज़ार कर रहा था सैम कि ब्रायन आ जाए तो वो इसको खोलेगा। लेकिन उसे इंतज़ार भी नहीं हुआ और वो जस्ट उसको डब्बे को वापस उठा कर लाया। अपने कमरे से डिलीवर हो चुका था और अपने कमरे के बीच में रखी टेबल पर रख कर उसको काटने लगा, और काटने के बाद उसे खोल दिया पूरा। और जैसे ही उसने वो खोला तभी ब्रायन भी वहाँ पहुँच चुका था और दोनों अब मिलकर इस डिबिक बॉक्स को बहुत अच्छे से देख रहे थे। उनको पता था कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने जो केविन की जो डिस्क्रिप्शन दी गई थी वो पढ़ ली थी। उनको लग रहा था कि ये चीज़ हॉन्टेड है, बट केविन ने उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया है। केविन ने अपने साथ हुए सारे कांडों को ईबे की डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था, ऐड की डिस्क्रिप्शन में, कि देखो मेरे साथ बेसमेंट में ऐसे हुआ, मेरी माँ के साथ ये हुआ और मेरे साथ खुद ऐसे हुआ है, और इसे सोच समझ कर ही खरीदे। लेकिन वो दोनों लड़के सैम और ब्रायन इसे हलवा समझ रहे थे। उनको लग रहा था कि ये तो बकवास कर रहा है, ये सिर्फ अपनी चीज़ को हॉन्टेड दिखाने के लिए ताकि इसके अच्छे दामों से मिल जाएं, और उन्हें लग रहा था कि ये तो बहुत सस्ती उन्हें मिल गई है। तो उनको भी इस चीज़ के ऊपर हंसी आ रही थी। वो बार बार उसके साथ खेल रहे थे, कभी उसका वो डोर खोलते और वो स्लाइडर अपने आप नीचे आ जाता, अपनी चीज़ें उसके अंदर रख रहे थे, उसके साथ मजाक कर रहे थे। जस्ट उनको इस चीज़ की सीरियसनेस नहीं पता थी। शुरुआत के 2 हफ्ते इन लड़कों के बहुत अच्छे थे, लेकिन 2 हफ्तों बाद इन्होंने पार्टीज वगैरह करना शुरू किया और अपने दोस्तों को अपने रूम में बुलाना शुरू किया। सभी दोस्त उसके जो थे वो बियर वगैरह, दारू वगैरह वहाँ लेकर आते और पार्टी करते। तभी उनमें से एक दोस्त की नज़र डिबिक बॉक्स के ऊपर पड़ी। उसने कहा कि ये चीज़ क्या है, इसको बीच में रखो, इसका भी देखते हैं क्या सिस्टम है, और थोड़ी सी इसे भी पिलाते हैं। और यहाँ वो लड़के जब तक उसको ठीक ठाक रखा हुआ था तब तक यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो उन्हें उठाकर बीच में लेकर आए डिबिक बॉक्स को और उसके ऊपर बियर वगैरह डालनी शुरू करी और उसके अंदर मजाक करने लगे उसके साथ। कोई उसके अंदर अपनी दारू की जो उल्टी थी वो कर रहा था, और यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि वो डिबिक बॉक्स को इतने हल्के में क्यों ले रहे थे, जबकि सैम और ब्रायन ने तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ी थी। पर यहाँ किसी ने भी सीरियसनेस नहीं समझी, और जस्ट उनके ये मजाक करते ही उनको इसका रिजल्ट भी मिल गया। न्यूटन्स लॉ, एक्शन का रिएक्शन। और यहाँ रिएक्शन हुआ, जिसने उसके ऊपर बियर डाली थी, जिसने उसके ऊपर दारू डाली थी, उसके ऊपर उल्टी करी थी, वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए। क्यों? उनको फूड पॉइजनिंग हो चुकी थी। वो बियर डेली पीते आ रहे थे, लेकिन कैसे? जिस दिन उन्होंने वो बियर और दारू पी थी, वो बियर और दारू एक साथ जहरीली कैसे हो सकती थी? वो सभी के सभी लड़के बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए। सभी के सभी हॉस्पिटल में पड़े थे। उनके साथ जो उनकी घड़ियां थी वो नहीं चल रही थी, उनका कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम काम नहीं कर रहा था। लैपटॉप सभी के क्रैश हो गए, सभी की हार्ड ड्राइव्स क्रैश हो गई, किसी का कुछ काम नहीं कर रहा था। सभी अपने आप को पनौती समझ रहे थे और अभी तक भी किसी के मन में डिबिक बॉक्स का ख्याल नहीं आया और उन्हें लग ही रहा था कि ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है ये सब होना। 4 दिन बाद जैसे ही सैम और ब्रायन हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर अपने वापस रूम पर आए तो उनका रूम का हाल देखकर वो दंग रह गए। क्यों? एक तो सारी चीज़ें उलट पुलट हो रखी थी, और दूसरा घर के अंदर कीड़े मकोड़े इतने हो गए थे कि वो पैर रखे तो एक बार पैर रखने पर 100-150 कीड़े मकोड़े तो उनके पैर के नीचे आकर ही मर जाएंगे। जी हाँ, यहाँ उनको दीवारें नहीं दिख रही थी अपने घर की, सिर्फ कीड़े मकोड़े ही दिख रहे थे, और यहाँ हर तरफ वो थे। और जैसे उन्होंने उनके ऊपर से जाते हुए उनसे बच कर वो इधर उधर से चलकर आगे गए और उन्होंने डिबिक बॉक्स को देखा तो डिबिक बॉक्स पूरी तरह से इन कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ था। वो उसे हाथ लगाने से भी अब डर रहे थे। तो यहाँ इन दोनों लड़कों ने भी उससे हाथ जोड़ लिए और कहा कि हमें माफ़ करो डिबिक बॉक्स, और हमें छुट्टी दे दो,
छुट्टी लेने के लिए उन्होंने भी वही काम किया जो केविन ने किया था, ईबे के ऊपर उन्होंने अपनी डिबिक बॉक्स की पिक्चर्स डाली और वो बिक गया। मिजोरी में ही रहने वाले एक म्यूज़ियम के मालिक ने उसे ख़रीद लिया। म्यूज़ियम का मालिक बहुत अब खुश था कि उसके पास ये डिबिक बॉक्स आ जाएगा और वो देखेगा कि ये क्या बला है। उसके पास डिबिक बॉक्स पहुंचा, वो ऑफिस में था, उसके ऑफिस के जो कलीग्स थे वो वहाँ काम कर रहे थे चीज़ों को, मतलब कि ऑफिस वहाँ म्यूज़ियम का भी ऑफिस था और उसके वहाँ पर एम्प्लॉयज़ थे जो सारा दिन बैठकर म्यूज़ियम को कंट्रोल करते थे, आप समझ लीजिए सिस्टम वगैरह पर वो वहाँ काम करते थे। और जैसे ही डिबिक बॉक्स पहुँचा तो उस जेसन नाम के मालिक ने इस डिबिक बॉक्स को अपनी टेबल पर रखा और फिर से अनपैकिंग शुरू करी। बहुत जल्दी में वो था, उसने तुरंत उसको खोला और सभी को दिखाने लगा, देखो ये कितनी बढ़िया एंटीक चीज़ हमारे पास आई है और हम इसे म्यूज़ियम में रखेंगे। सभी देखकर बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ही सभी देखकर अपने सिस्टम पर जाकर बैठे, सभी ने अपना माथा पकड़ लिया। क्योंकि सभी का सिस्टम अब चल ही नहीं रहा था। एकदम से सारे के सारे कंप्यूटर्स कैसे क्रैश कर गए, सभी के सभी जल गए और अंदर से उनका जो मदरबोर्ड था वो फूक चुका था पूरा, हार्ड ड्राइव वगैरह सब कुछ जल चुकी थी, कुछ नहीं चल रहा था। तो यहाँ सभी को लगा कि जस्ट एक कोइंसिडेंस है, लाइट तेज आ गई होगी या फिर कम आ गई होगी और ये हैंडल नहीं कर पाया। ऑफिस के और म्यूज़ियम की सारी लाइट्स खराब हो चुकी थी। कोई बात नहीं, ये भी एक कोइंसिडेंस हो सकता था। तो यहाँ जेसन को थोड़ा सा एहसास हो चुका था कि ये जरूर डिबिक बॉक्स की वजह से हुआ है। तो उसने जस्ट सोचा कि क्यों ना मैं इसको थोड़े दिन के लिए अपने यहाँ इस म्यूज़ियम में ना रखूँ और पहले इसको थोड़ा सा समझूं। तो उसने उस डिबिक बॉक्स को वहाँ से उठाया और अपनी गाड़ी में रख लिया और गाड़ी को सीधा घर ले गया। उसने सोचा कि इसको गाड़ी में ही पड़ा रहने देता हूँ, इसको जब तक मैं अच्छे से ना समझ लूँ मैं इसको ना ही घर में और ना ही म्यूज़ियम में रखूँगा। तो वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर अपने घर में गया और अच्छे से अपने परिवार वालों के साथ टाइम बिताया, खाना वाना खाया और रात को सब सोने चले गए। अब यहाँ आपको थोड़ा सा इसके घर को समझने की ज़रूरत है, तभी आपको समझ आएगा कि जेसन के साथ आगे क्या हुआ। जी हाँ, उसका जो घर था वो नीचे उसका लिविंग रूम और किचन था और ऊपर जाने के लिए उसकी सीढ़ियाँ थी और ऊपर ही उनका स्वीट जो था मास्टर बेडरूम था और यहाँ वो और उसकी पत्नी सोया करते थे। तो उनका जो ऊपर वाला कमरा था, इसकी जो खिड़कियाँ थी वो ऐसी थी जो बाहर रोड की तरफ फेस कर रही थी, मतलब कि उनकी जो खिड़कियों से बाहर का रोड पूरा दिखाई देता था और उस रोड पर लगी हुई स्ट्रीट लाइट जो कि पीले रंग की स्ट्रीट लाइट थी उस टाइम पर, जो ह्यू होता है आपको समझ आ ही गया होगा, ऑरेंज ह्यू होता है स्ट्रीट लाइट का, उसका जो ह्यू था वो उस खिड़की से उनके पूरे कमरे में आता था हर रात। तो यहाँ उनको अच्छा भी लगता था कि उनको नाइट लैम्प की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत जो रोशनी है वो यहीं रहती है इसकी। और यहाँ अब शुरू खेल होता है जेसन के साथ। जेसन जैसे ही सोया थोड़ी ही देर बाद उसे महसूस होने लगा कि वो ना ही अपने हाथ पैर हिला पा रहा है और ना ही सांस सही से ले पा रहा है। उसको लग रहा था कि कोई उसकी छाती के ऊपर बहुत दबाव दे रहा है, बहुत ज़ोर से उसके ऊपर बैठा हुआ है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। यहाँ उसने अपनी आंखें एक झटके में खोली और आंखें खोलकर उसकी नज़र जो थी वो सामने दीवार पर गई जहाँ उस स्ट्रीट लाइट की रोशनी आ रही थी। और तभी उसने थोड़ा सा और कॉर्नर में देखा और कॉर्नर में उसे एक वही महिला, बिल्कुल सेम डिस्क्रिप्शन की वही महिला जो केविन के साथ हुई थी, जो केविन के सपने में आई थी, बिल्कुल वही महिला शॉल ओढ़कर, उसकी आंखें चमक रही थी, उसका सिर ऐसे नीचे था फिर भी उसकी आंखें चमक रही थी उस स्ट्रीट लाइट में, और वही महिला उस कोने में ऊपर दीवार के ऊपर टंगी हुई थी ऐसे करके। सोच कर देखिए, रात के 2-2:30 बजे आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए, आपका हाल क्या होगा। और यहाँ अब जेसन के साथ वही हो रहा था। तुरंत जेसन ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया और उसकी जो पत्नी थी वो उसे साइड में लेटी हुई थी, वो उसे उठाकर बोली कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वो तुरंत उठा और उसने कहा कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे तो लगा मैं मर चुका हूँ और मुझे एक बहुत ही गंदा सपना आया, मुझे वहाँ पर एक महिला दिखाई दी और सच में वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी, वो मेरी जान शायद लेने के लिए आई थी। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने बहुत बुरा सपना देखा है, तुम आराम से सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सो गया। अगली दोपहर को जेसन अपने घर पर ही था, अपने बेटे के साथ लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था और तभी उसके बेटे ने अपने पिता से कहा कि पापा आपके पीछे कौन है। तो वो पीछे घूमा और पीछे घूमते ही उसने फिर से पीछे की तरफ वही अपनी जो महिला थी, वो रात वाली महिला, फिर से कोने में ऊपर बैठी हुई दिखाई दी। वो हवा में झूल रही थी, बैठ रही थी ऊपर आराम से हवा में ही। ये देखकर वो फिर से बहुत ज़्यादा डर गया और उसने अपने बेटे को उससे छुपा लिया और तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और पत्नी से कहा कि देखा, मैं जो रात को बोल रहा था वो सच है, जो मैंने रात को देखा था वो आज हमारे बेटे ने भी देखा और मैंने भी देखा, हम दोनों ने साथ देखा था, मैं यहाँ गलत हो ही नहीं सकता।
और हद तो तब हो गई जब उसको जिस चीज़ का डर था वही हुआ। वो जब बाथरूम में नहाने धोने के लिए गया, उसको अपने पूरे शरीर पर ब्रूजेस मिले, निशान थे चोट लगने के, खुरचने के। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को बहुत गंदी तरह से नोचा गया हो। ये चीज़ें अपने साथ होती देख उसने हाथ जोड़ लिए डी बिग बॉस से। उसे पता लग गया था कि ये जरूर उस बॉक्स की वजह से ही उसके साथ हो रहा है। तो उसने तुरंत सैम और ब्रायन को फ़ोन किया और कहा कि इस बला को लेकर जाओ। तो सैम और ब्रायन ने कहा कि हम नहीं ले सकते, हम आपको उस मालिक का नंबर दे सकते हैं जिससे हमने लिया था। तो उन्होंने ब्रायन का नंबर दे दिया जेसन को। जेसन ने ब्रायन को फ़ोन किया और कहा कि ये क्या बला है, इसको लेकर जाओ। तो यहाँ ब्रायन ने कहा कि मैं तुम्हें उसका नंबर दे देता हूँ जहाँ से मैं इसे ऑक्शन में लेकर आया था। तो यहाँ ब्रायन ने जेसन को ऑक्शन वालों का नंबर दे दिया और कहा कि ये उन्हीं का है। अब यहाँ जेसन सोच रहा था कि हम इस चीज़ को ऐसे ही डिस्पोज नहीं कर सकते, ऐसे ही नहीं फेंक सकते, क्योंकि हो सकता है मैं इसको ऐसे ही कहीं फेंकूँ तो ज़रूर इसे कोई अपने साथ उठा कर ले जाए और उसके साथ भी ये सब हो, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। जिसके बाद उसने तुरंत सोचा कि क्यों ना मैं इसे जला दूँ। तो उसे यहाँ लग रहा था कि शायद जलाने से ये पूरी तरह ख़त्म ना हो, इसकी शक्तियाँ अभी भी बची रह जाएँ। तो यहाँ उसने जलाने से भी मना कर दिया। खैर उसने फिर उन ऑक्शंस वालों से बात करी, उस महिला के बच्चों से बात करी जो मरी थी, जिसका ये डी बिग बॉक्स असली में था। तो वहाँ उस महिला के बच्चों ने जेसन को बुलाया और समझाया कि असल में था क्या। तो यहाँ उस महिला की एक लड़की थी जिसका नाम सोफ़ी था। उस सोफ़ी ने जेसन को समझाया कि असल में बॉक्स जो था उसकी माता ने ही अपने हाथों से बनाया था और वो इस बॉक्स की वजह से, इस बॉक्स की सहायता से मरे हुए लोगों से या फिर आत्माओं से बातें किया करती थी। और ये बिल्कुल सच है कि ये बॉक्स काम करता है और इस बॉक्स की शक्तियों को कभी भी गलत मत समझ लेना, इसके साथ मजाक करने की कोशिश भी ना करना। अब यहाँ जेसन बेचारा बोल रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है इसकी वजह से। तो उसने कहा कि इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं फादर को बुलाओ, मतलब कि वो जो चीज़ें वहाँ पवित्र कर देते हैं अपने शक्तियों से, वो चर्च में जो रहते हैं, तो यहाँ फादर को बुलाओ और वो इसे पवित्र कर देंगे और अपने पास ही रख लेंगे। तो यहाँ जेसन ने तुरंत अपने एक लोकल फादर को कांटेक्ट किया और वहाँ उन्हें बुलाया और उसे समझाया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो यहाँ उन फादर ने समझ गए कि उन्होंने सबसे पहले उसको पवित्र किया और वो उसे अपने साथ ले गए। उसके बाद से वो डी बिग बॉक्स आज तक पोर्टलैंड के ही एक और चर्च के अंदर रखा हुआ है। तो ये कहानी थी उस डी बिग बॉक्स की जो सन 2003 में दुनिया के सामने आई थी और ये बिल्कुल सच है। एक आदमी अगर बोलता तो मैं मान लेता कि झूठ है, दो बोलते तो मैं मान लेता कि झूठ है, लेकिन इतने सारे बोल रहे थे और इतने सारे जो चोटों के निशान शरीर पर मौजूद थे, वो चीज़ गलत हो ही नहीं सकती थी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी पिक्स या वीडियोस मेरे पास नहीं हैं, तो फिर भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं जल्दी ही वहाँ पर छोटे छोटे फैक्ट्स की एक बहुत बढ़िया सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ और रील्स में वो फैक्ट्स आपके सामने आएंगे। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट सी कुमी किकी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।